हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबीकर आर्ट्स क्लास में। भूगोल विषय के पहला चैप्टर फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर हम लोग पिछले वीडियो में कुछ कवर किए थे। कुछ में हम लोग क्या कवर किए थे तो मानव भूगोल की परिभाषा, ये टॉपिक हम लोग कवर किए थे। सिर्फ 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा ताकि जो है आप उसे अच्छे तरीके से तैयार कर पाए, पढ़ पाएँ, समझ पाएँ, क्योंकि लॉन्ग वीडियो अभी उतना कोई देखता नहीं है और शॉर्ट वीडियो के रील्स के ज़माने में कोई 10 मिनट का वीडियो नहीं देखता है। तो आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके भलाई के लिए, आपके फ़ायदे के लिए ये जो है सेशन स्टार्ट किया है मैंने, बिल्कुल फ्री में आपको सब कुछ अवेलेबल कराया जाएगा। अच्छे तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग मानव बल की प्रकृति में विशेष क्षेत्र, और उसके बाद टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो पिछली वीडियो में ये सब हम लोग कवर कर चुके हैं, आप इसे देख पाएंगे। ये पिछली वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं कि मानव भूगोल क्या है, भूगोल के बारे में बात किए थे हम लोग। और उसके बाद जो है भूगोल की परिभाषा, यहाँ पे हम लोग बात किए थे भूगोल में रटजल जो भूगोल के जनक कहलाते हैं, और जो उनकी शिष्या थी एलन सेम्पल, इन्होंने भी परिभाषा दिया है। इनके बारे में हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में बताना है। प्रकृति एज ए नेचर के बारे में बात करनी है। नेचर हम कह सकते हैं कि विशेषता, हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल की आखिर क्या विशेषता है, उसका क्या नेचर है, प्रकृति के बारे में कैसे हम अध्ययन कर सकते हैं, और कैसे मानव प्रकृति के संसाधनों को उपयोग करता है, और फिर उसका उपयोग करके कैसे प्रकृति की जो प्रकृति है उसका असर मानव पर, मानव का असर प्रकृति पे पड़ता है। यही हमें समझना है। तो देखिए, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बेसिक पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है कि मानव और प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंधों के अध्ययन को मानव भूगोल कहा जाता है। तो अगर प्रकृति पूछता है तो पहले बेसिक पॉइंट बताएंगे कि मानव और प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंधों के अध्ययन को मानव भूगोल कहा जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, मानव भूगोल की प्रकृति मानव और पृथ्वी के बीच संबंधों का अध्ययन करना होता है। यानी एक तरफ क्या है, एक तरफ मानव है और एक तरफ मान लेते हैं यहाँ पे पृथ्वी, सॉरी मान लो पेड़ है, ठीक है। इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो देखिए इसमें होता क्या है, मानव का जो असर है ये प्रकृति पे पड़ता है और प्रकृति का असर मानव पे पड़ता है। तो इन दोनों के अंतर संबंधों का अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। ये भौतिक, पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। इन इसमें हम भौतिक के बारे में भी अध्ययन करते हैं और उसके मानव की जो सामाजिक सांस्कृतिक इन्वायरमेंट है उसके बारे में भी यहाँ पे अध्ययन करते हैं। बात करें आगे पॉइंट पे तो मानव भूगोल की प्रकृति बहुत ही जटिल और विस्तृत है। इसमें बस कहानी की तरह समझना है इस पॉइंट को। मानव भूगोल में मानवीय क्रियाकलापों और केंद्र की भूमिका दी जाती है। यानी जो मानव भूगोल है इसमें मानव केंद्र पे है, मानव मुख्य है, मानव जैसा चाहता है वैसा कर सकता है। क्योंकि मानव भूगोल लिखा है ना, तो मानव इसमें पहला मेन पॉइंट हो जाएगा। उसकी जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उन सब का अध्ययन करना इसका केंद्र बिंदु माना गया है। इसकी बात दोस्तों बात करें, मानव भूगोल में पृथ्वी के पर मौजूद मानव निर्मित चीज़ें भी अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल को अलग अलग इलाकों में की परिस्थितियां, समायोजन, इलाकों के संगठन आदि भी इसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। आगे बात करें तो उसमें लिखा है कि मानव भूगोल के पृथ्वी पर रहने वाले जैविक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास के वातावरण को अध्ययन किया जाता है। यानी मानव भूगोल के बारे में हम क्या क्या बता सकते हैं, क्या क्या समझ सकते हैं, किस प्रकार से हम उसका अध्ययन करते हैं, इन सब के बारे में इस जो है यहाँ बताना है, ठीक है। आगे इसमें लिखा है कि मानव भूगोल में इंसान यानी मानव वातावरण के बीच जटिल तत्वों के आपसी संबंधों का अध्ययन करता है, ठीक है। मानव भूगोल में मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसकी ये जो है इन्वायरमेंट के साथ क्या संबंध है, इसका भी अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो ये तो बेसिक पॉइंट हो गई इसकी प्रकृति के बारे में। आगे बात करते हैं हम, जो मेन पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो रहा मानव का प्राकृतिकरण, निश्चयवाद या प्रकृति का निश्चयवाद या फिर नियतिवाद। आइए डिटेल में इनको समझने का और प्रयास करते हैं मानव भूगोल की प्रकृति में। तो देखिए मानव का प्राकृतिकरण, मानव का प्राकृतिकरण मतलब यहाँ पे हो रहा है निश्चयवाद, यानी प्राकृतिक निश्चयवाद या इसे नियतिवाद के नाम से जाना जाता है। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा में क्या यहाँ पे लिख सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं। तो मानव शक्तियों की अपेक्षा प्राकृतिक शक्तियों की प्रधानता स्वीकार करने वाली विचारधारा को निश्चयवाद या नीतिवाद कहा जाता है। बहुत ही सिंपल परिभाषा है, इसमें भी 3 शब्द हैं। देखिए पहला कि मानव शक्तियों की अपेक्षा की गई है। इसमें जो मानव
मानव के साथ पावर है, मानव के पास जो हिम्मत है, जो ताकत है, जो पावर है, जो एनर्जी है, उसको उसकी अपेक्षा की गई है, अपेक्षा में उसको दरकिनार कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। मुख्य कौन है, मेन कौन है, तो प्राकृतिक शक्ति की प्रधानता। यानी यहाँ पे प्रधानता किसकी है, प्राकृतिक नेचुरल जो इन्वायरमेंट है उसके पास जो पावर है वही सब कुछ है, वही सर्वशक्तिमान है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि इसमें मानव शक्ति की अपेक्षा प्राकृतिक शक्ति की प्रधानता स्वीकार करने वाली विचारधारा को निश्चयवाद कहा गया है। विचारधारा का मतलब ये होता है कि आप क्या सोचते हैं किसी के बारे में। जैसे मान लीजिए कोई आप चीज़ देखते हैं तो उसके बारे में कुछ सोचते हैं, तो आपके सोचने के बाद आपके मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं उसके प्रति वही विचारधारा कहलाती है। तो ये जो नियतिवाद है या फिर हम कह सकते हैं जो निश्चयवाद है, ये क्या है, तो एक विचारधारा है। किसकी, उन भूगोलवेत्ताओं की जो लोग मानते हैं कि प्रकृति सब कुछ है, प्रकृति ही सर्वशक्तिमान है, प्रकृति जैसा चाहती है वैसा कर सकती है। तो यहाँ पे जो लोग मानते हैं, कुछ लोग ऐसे लोग मानते हैं कि जो है प्रकृति सर्वशक्तिमान है, प्रकृति जैसा चाहती है वैसा कर सकती है। तो यहाँ पे ऐसे विचारधारा को लोग को कहा जाता है निश्चयवाद, नियतिवाद या मानव का प्राकृतिकरण। इस टॉपिक को और थोड़ा सा आगे डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है निश्चयवाद। निश्चयवाद का मतलब एक भौगोलिक सिद्धांत है जिसके अनुसार मानव के जीवन, गतिविधियों और विकास को पूरी तरह से प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा नियंत्रित प्रभावित करता है। इस मत के अनुसार जलवायु, स्थलाकृति, मिट्टी, वनस्पति, अन्य भौगोलिक कारक तय करते हैं कि मनुष्य कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, क्या पहनेगा, किसका व्यवसाय क्या होगा। मनुष्य केवल प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल सकता है, उसे बदल नहीं सकता है। तो इस विचारधारा के लोगों को मानना है कि प्रकृति सर्वशक्तिमान है, प्रकृति जैसा चाहेगी वैसा कर सकती है, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन इसके बाद जो है इसकी आलोचना होती है और फिर एक नई विचारधारा आती है। उस विचारधारा का नाम है संभववाद। यहाँ पे लोग मानते हैं कि नहीं, प्रकृति सर्वशक्तिमान नहीं है, मानव भी सर्वशक्तिमान है, मानव भी कुछ कर सकता है। तो आइए इसके बारे में भी देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी टॉपिक को और अभी निश्चयवाद को समझते हैं, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें और हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ बातें और बताई गई हैं, इसमें कुछ विचारधारा बताई गई है और यहाँ पे कुछ ऐसे समर्थक हैं जो मानते हैं कि प्रकृति सर्वशक्तिमान है। जो निश्चयवाद है उस निश्चयवाद का या नियतिवाद का जो प्रवर्तक हैं, जो संस्थापक हैं, वो फ्रेडरिक रटजल को माना जाता है। इनमें जो समर्थक है जर्मन विचारधारा के लोग हैं। इनमें कार्ल रिटर, फ्रेडरिक रटजल, एलन सी सेम्पुल, ग्रिफिथ टेलर, ये लोग मानते हैं कि प्रकृति सर्वशक्तिमान है। ठीक है, और इसके प्रवर्तक कौन है, रटजल हैं। ठीक है, उसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद तो यहाँ पे बात करते हैं अब जो है संभववाद के बारे में। तो देखिए यहाँ पे एक नई विचारधारा आती है। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, प्रकृति सर्वशक्तिमान नहीं है, मनुष्य भी कुछ कर सकता है। तो एक नई जो है विचारधारा जन्म लेती है, जिसका नाम है संभववाद। इसमें लिखा गया है प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा मानव शक्ति की प्रधानता स्वीकार करने वाली विचारधारा को संभववाद कहा जाता है। इसमें परिभाषा पलट गया है। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है कि मानव शक्तियों की अपेक्षा की गई है, और यहाँ पे किसकी, यहाँ पे कहा गया है कि प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा, यानी अब यहाँ पे प्राकृतिक शक्तियाँ कुछ भी नहीं है, उसके बारे में बताया गया है। जिसमें कहा गया है कि प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा मानव शक्ति की प्रधानता, यानी मुख्य कौन रहेगा, मानव रहेगा अब। ठीक है, इसके बाद जो है इस विचारधारा को स्वीकार करने वाली जो विचारधारा, उसी को संभववाद कहा जाता है। अब देखिए इसको बात को समझने का प्रयास करेंगे, कैसे इसको समझ सकते हैं। इसमें कहा गया कि कहीं कोई अनिवार्यता नहीं है, यानी ऐसा कोई कहीं नहीं अनिवार्यता है कि प्रकृति ही सर्वशक्तिमान है। जब आप पेपर देते हैं तो पेपर में लिखा रहता है सभी प्रश्न अनिवार्य है, वहाँ पे लिखा रहता है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, लेकिन फिर भी सब क्या सारे लोग जो है सारे क्वेश्चन करके आते हैं, नहीं, कुछ छोड़कर भी आते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रकृति में यहाँ पे देखा जाए कहीं कोई अनिवार्यता नहीं है कि नहीं प्रकृति सर्वशक्तिमान है, ऐसा नहीं है। हर जगह क्या है, संभावनाएं मौजूद हैं। बहुत ही कमाल की पॉइंट लिखी गई यहाँ पे कि कहीं कोई अनिवार्यता नहीं है, हर जगह क्या है, संभावनाएं मौजूद हैं, जैसा मानव चाहेगा वैसा कर सकता है।
उसे संभावनाओं का स्वामी कौन है? मानव है। वो जो संभावनाएं हैं उस संभावनाओं का स्वामी कौन है, मालिक कौन है? जवाब होगा मानव। मानव जैसा चाहता है वैसा कर सकता है। अगर नदी बह रही है तो नदी पर बहती हुई पे बांध बनाकर मानव उसके पानी को रोक सकता है। तो संभावनाएं सभी जगह पे है और हर जगह संभावनाएं मौजूद हैं। आगे इसमें लिखा गया कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग करता है और अपने अनुसार जो है उस संभावनाएं विकसित करता है। जैसा जिसका जहाँ पे उद्देश्य होता है वैसा वहाँ पे काम करता है। तो उसी प्रकार से संभावनाएं विकसित होती चली जाती हैं। यानी प्रकृति सर्वशक्तिमान नहीं है इस विचारधारा के अनुसार। और इसके बाद जो है इसमें जो संभववाद जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग लुसियन फेब्रे ने दिया था। किसने? लुसियन फेब्रे ने दिया था। और जो है ये विचारधारा एक फ्रांसीसी विचारधारा के नाम से जानी जाती है। जो आपका निश्चयवाद था वो आपका जर्मन विचारधारा था, यानी जर्मनी के लोग मानते थे। यहाँ पे फ्रांस के लोग मानते हैं नहीं, प्रकृति सर्वशक्तिमान नहीं है, मानव भी क्या है? सर्वशक्तिमान है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करें इसके अगले पॉइंट पर, तो यहाँ पे प्रकृति जो मानवीकरण है इसका, इसमें कुछ समर्थक है और उस समर्थक में देख पाएंगे कि बिडॉल डी ब्लास समर्थक हैं, और फिर इसके बाद लुसियन फेब्रे, जीन ब्रूस, कार्ल सावर, और ये कुछ ऐसे लोग हैं जो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं जो लोग मानते हैं कि मानव सर्वशक्तिमान है, प्रकृति उसके सामने कुछ भी नहीं, ऐसा लोग मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। दोनों संकल्पनाओं का भी जो है एक तरह से विरोध होता है, आलोचना की जाती है। फिर एक नई संकल्पना जन्म लेती है। उस संकल्पना का नाम है नव निश्चयवाद या फिर रुको और जाओवाद की संकल्पना। रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो, ये संकल्पना किसने दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया के महान भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने जो है नव निश्चयवाद की संकल्पना दी है और उसका जनक उन्हें माना जाता है। यहाँ पे तस्वीर में आप देख सकते हैं ग्रिफिथ टेलर की। इस विचारधारा के अनुसार ना तो प्रकृति जो है सरस्वती माँ है और ना ही मानव, बल्कि दोनों तालमेल संतुलन स्थापित करना है। यहाँ पे सरस्वती माँ नहीं लिखा रहेगा, यहाँ पे ये थोड़ा सेंटेंस यहाँ मिस्टेक हो गया है। यह लिखा गया कि ना तो प्रकृति सर्वशक्तिमान है, ये सेंटेंस यहाँ पे रहेगा, ना तो प्रकृति सर्वशक्तिमान है और ना ही मानव सर्वशक्तिमान है, बल्कि दोनों का क्या है? संतुलन, आपस में तालमेल बना के रहना है। इस फिगर को आप देख पाएंगे तो समझ पाएंगे आसानी से। देखिए, एक तरफ कहता है कि मानव सर्वशक्तिमान है जिसमें संभववाद कहा गया है, इसमें मानव क्या है? सर्वशक्तिमान है। एक तरफ कहा गया है निश्चयवाद, यानी इसमें प्रकृति सर्वशक्तिमान है। ठीक है, प्रकृति जैसा चाहिए वैसा कर सकती है, लेकिन ना तो मानव सर्वशक्तिमान है और ना ही प्रकृति सर्वशक्तिमान है, बल्कि दोनों का एक तालमेल है। उसी तालमेल को, उसी संतुलन को नव निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। तो इसमें देखिए लिखा गया है सेंटेंस में, रुको और जाओ की संकल्पना को निश्चयवाद के माध्यम से आसान शब्दों में समझाया है। इसमें कहा गया है कि यहाँ पे जैसे चौराहा होता है जो है शहर में, वैसे चौराहे पे ऐसे बत्तियाँ लगी रहती हैं। यहाँ पे देख पाएंगे ऐसे बत्तियाँ लगी रहती हैं और बत्तियों में लिखा रहता है, लाल बत्ती जलती है जिसको हम लोग रुको। ठीक है, रुको जरा सब्र करो। यहाँ पे लिखा है कि लाल बत्ती, तो यहाँ पे रुको। इसके बाद जब पीली बत्ती जल जाए इसका मतलब आप तैयार हो जाइए। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है जब हरी जल जाए इसका मतलब आप जाइए, कोई दुर्घटना नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे इस बात को समझने का प्रयास ये कह रहे हैं कि इसमें कहा गया है कि इसका अर्थ हम प्राकृतिक नियमों का पालन करके प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद बताया गया कि पहले प्रकृति को रोक देना, उस समझना और फिर से उपयोग करना के लिए तैयार होना, लेकिन आवश्यकता अनुसार उनको उपयोग नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि जो हमारे पास संसाधन हैं, जैसे मान लीजिए पेड़ है, तो इस पेड़ का उपयोग हमें इस प्रकार से करना है कि हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए भी बचा रहे, तभी ये जो है शतपुष्ट विकास के नाम से जाना जाएगा। तो इस प्रकार से सेंटेंस को आप इससे लिख सकते हैं। इसके बाद तो आता है शाखा और उपशाखा। तो उपशाखा में बात करें, यहाँ पे देख पाएंगे जो है यहाँ पे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, संसाधन, कृषि, उद्योग, ये सब आज के अंदर आते हैं। और वही बात करें सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, जनसंख्या, आर्थिक भूगोल, और उसके बाद जो है यहाँ पे आवास भूगोल इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, पर्यटन भूगोल इसके अंतर्गत आता है, शाखा उपशाखा के अंतर्गत। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इन्हें जरूर तैयार कर ले, आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। आप पूरा PDF देख सकते हैं, इस प्रकार से अच्छे तरीके से
तैयार करके अपना नोट्स खुद बनाइए और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिए। टारगेट रहेगा हम लोग का 95+ 2026 में। चलिए मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।